चलिए आइए, नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत कर। भाई पेन किधर गई पेन? चलिए आइए, हम केमिस्ट्री की एक सीरीज कर रहे हैं, शानदार सी सीरीज कर रहे हैं। वो सीरीज आप सभी को फॉलो करना है, ठीक है। और लगातार इसकी वीडियोस हम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि ये पीडीएफ लोगों को काफी पसंद आ रही है, लोग ले भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है ना कि पीडीएफ पढ़ने के अलावा यदि आपके पास वीडियो भी एक मिल जाए तो वीडियो भी चले और पीडीएफ भी चले, दोनों चीजें यदि साथ में चलती हैं तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आती हैं। बस यही रीजन है कि मैं आपको ये वीडियो भी लगातार दे रहा हूं, ठीक है। यदि आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए चैनल को। और एक बात, ये पीडीएफ बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो जिस भाई ने मेरे नहीं लिया है तो आप ले सकते हो, ठीक है। महज 51 रुपए मैंने इसका प्राइस रखा है और 51 रुपए की प्राइस पे इस पीडीएफ को आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तीनों आपकी मिक्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और आप लेके आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। उसको लेने के लिए तरीका क्या है, कैसे आप उसे परचेस कर पाओगे, मैंने पहले भी बताया था, अभी बता देता हूं। एक यूपीआई आईडी नंबर है 8878536497, फिर क्या है @YBL, ये यूपीआई आईडी एक नंबर है, ठीक है। यूपीआई आईडी है, इसमें आप पे करके और ले सकते हो। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको पीडीएफ 2 से 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और लगातार अभी हम केमिस्ट्री की सीरीज पे हैं, इसके बाद हम फिजिक्स की सीरीज पे आएंगे, फिर हम बायोलॉजी की सीरीज पे आएंगे, फिर हम एमपी का जो करेंट एमपी के वो क्वेश्चन है उन पे आएंगे, लगातार स्टैटिक्स के क्वेश्चन पे आएंगे, लगातार आपको ये वीडियोस जीके की लगातार वीडियो आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हम आज क्या कर पाए, ठीक है। चलिए भाई, अगला जो चैप्टर था हमने इसके पिछले वीडियो में कवर करा दिया था। पिछली वीडियो छोटी थी, अभी वीडियो क्या है कि ये बढ़िया वीडियो आएगी, ठीक है। जो चैप्टर है वो कार्बन यौगिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले हमने इसके 50 क्वेश्चन लगभग ज्यादा भी कर लिया है, पिछले वीडियो पे आप देख लेंगे। आगे से हम आज शुरू करते हैं और आगे क्वेश्चन क्या है शुरू करते हैं हम, ठीक है। अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह का संकेत निम्नलिखित में से क्या है, तो बॉन्ड OH है, याद रखना है। एल्डिहाइड समूह का प्रक्रियात्मक सूत्र क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं भाई, है ना। तो एल्डिहाइड समूह का क्या होता है, ये होता है बॉन्ड CHO, याद रखना। बॉन्ड CHO वो जब टूटता है तो कैसे टूटता है, ये आपके पास स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो बॉन्ड COOH होता है। कीटोन प्रकार्यात्मक समूह का संकेत क्या है, ये तो कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, कीटोन वाला। तो याद रखना है कि बड़ा है या फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, याद रखना है। यू क्या लिखा, IUPAC नामकरण में अल्कोहल श्रेणी के लिए किस अनुक्रम का उपयोग किया जाता है, तो किसका, बॉन्ड ऑल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, बॉन्ड ऑल का उपयोग, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी हम स्पीड में अभी पकड़ेंगे बस, तो क्वेश्चन को हम जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए IUPAC नाम क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है भाई इसका नाम, इसका होता है मेथेनॉल, ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे। वुड स्प्रिट किस अल्कोहल को कहा जाता है, तो ये मेथेनॉल को कहा जाता है, यह बेहद जहरीला होता है। साधारण शराब में मुख्य रूप से कौन सा अल्कोहल पाया जाता है, तो एथेनॉल पाया जाता है। HCHO का सही IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनॉल होता है, इसका साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा दिया था, पर फिर भी यदि आज ओपन हो गए हैं तो पूरे हम करा ही देते हैं, ठीक है। बस 2-4 सवाल हैं। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है CH3COOH। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल आपने पढ़ा, फॉर्मल्डिहाइड होता है, वो फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल को ये मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। कई बार हमसे सूत्र, इसका रासायनिक फार्मूला पूछा जाता है, तो HCOOH होता है। कीटोन श्रेणी का सबसे सरल या पहला सदस्य कौन सा होता है, तो प्रोपेनॉन होता है, याद रखना। कीटोन बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जरूरी। प्रोपेनॉन साधारण नाम। एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है CH3COCH3। नेल पॉलिश रिमूवर में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है,
तो प्रोपेनॉन, जिसे हम एसीटोन कहते हैं। क्लोरोएथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H5Cl होता है। क्लोरोफॉर्म, जिसका उपयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CHCl3। क्या होता है? CHCl3। कार्बन हाइड्रोकार्बाइड का सही सूत्र क्या होता है? तो CCl4। CH3 CH2 बॉन्ड CHO का IUPAC नाम क्या होता है? तो प्रोपेनॉल होता है। याद रखना, एल्काइन श्रेणी के तीसरे सदस्य के कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं? तो 4 होते हैं, आपको याद रखना है। आगे हम मूव करते हैं। आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं? इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन, कार्बन और उसके यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? दहन। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 का अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, फार्मूला याद रखना। किस प्रकार के पदार्थ है? ये ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म करने पर वह किस प्रकार यौगिक में बदल जाता है? तो एथेनोइक अम्ल में। वनस्पति तेलों में से वनस्पति घी जैसे डाल्डा बनाने की रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संकलन या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो निकिल या फिर हम पैलेडियम कहते हैं, याद रखना। आगे आता है आपका 81 नंबर का क्वेश्चन, आप देखिए। वनस्पति तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे माने जाते हैं? वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, कहा जाता है ना कि वनस्पति तेल का यूज कीजिए। क्यों? है ना, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये असंतृप्त वसा अम्ल देते हैं, याद रखना। जंतु वसा में सामान्यतः कौन से वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं? तो कौन से? संतृप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की क्लोरीन के साथ होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं बबुआ। CH4 प्लस Cl2 जब मिलता है तो CH3Cl प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर आता है, याद रखना। मीथेन के सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया कराने पर सबसे पहला उत्पाद क्या बनता है? तो क्या बनता है? CH3Cl, मतलब क्लोरोमीथेन बनता है। एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर कौन सी गैस बुलबुले के साथ निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस, जिसे हम H2 कहते हैं। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो एथीन बनता है, C2H4। एथेनॉल के निर्जलीकरण की ऊपर दी गई अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 किस रूप में कार्य करता है? तो निर्जलीकरण के रूप में कार्य करता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल सर्दियों के दिनों में ठंडे तापमान के कारण जमा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लेशियल या फिर एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की आपस में क्रिया से मीठी गंध वाले पदार्थ का बनना क्या कहलाता है बाबू? ये कहलाता है एस्टरीकरण। एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर पुनः अल्कोहल और वसा अम्ल का सोडियम लवण बनना क्या कहलाता है? तो साबुनीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे की ओर हम चलते हैं और आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं बबुआ पार्टी, ठीक है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको विशेष रूप से ध्यान देना है। साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले किस अम्ल के साथ सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। साबुन के अणु का वह सिरा जो आयनित होता है और पानी की तरफ आकर्षित होता है क्या कहलाता है? जलरागी कहते हैं। आकर्षित होता है जलरागी। साबुन के अणु की लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जो पानी से दूर भागती है लेकिन मैल या तेल से जुड़ती है क्या कहलाती है? तो जल विरागी सिरा। कौन सा? जल विरागी सिरा, ठीक है। कपड़े साफ करते समय साबुन के अणु मिलकर जो एक गोलाकार गुच्छा या संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं, ठीक है। साबुन किस प्रकार के पानी से आसानी से झाग नहीं बना पाता? तो कठोर जल जैसे कुएं एवं समुद्र का पानी हो झाग नहीं बना पाता, याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं हम कि कठोर जल में किन आयनों की उपस्थिति के कारण साबुन अघुलनशील दही जैसा
पदार्थ बना लेता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से लवण होते हैं जो कठोर जल में भी काम करते हैं? तो कौन से? अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। कठोर जल में कपड़े धोने के लिए साबुन की तुलना में कौन अधिक प्रभावी और बेहतर होता है? तो अपमार्जक होता है। साबुन द्वारा बनाए गए मिश्रण के बिल्कुल केंद्र में क्या इकट्ठा होता है? तो तेली, मैल या फिर ग्रीस। साबुन और अपमार्जक का पानी में बना घोल प्रकाश की किरणों को फैला देता है। यह किस प्रकार का विलयन है? तो किस प्रकार का विलयन है? यह कोलाइडी विलयन है। कैसा? ये कोलाइडी विलयन है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम आते हैं। आगे भी क्वेश्चन आपके पास देखिए, और आगे आपका ये नया चैप्टर शुरू होता है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है पोषण और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे हम करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, मतलब उपरोक्त सभी। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास? प्रकाश संश्लेषण की क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? याद रखना, O2 ऑक्सीजन गैस। पौधों में पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल को हरित लवक भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? इनमें जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, तो क्या कहते हैं उन्हें? रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा आप कह सकते हो। रंध्रों के खुलने और बंद होने के कार्य को क्या कहते हैं, मतलब कौन नियंत्रित करता है? तो कौन? द्वार कोशिका नियंत्रित करती है। पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को अपने अंदर किस रूप में संचित करके रखते हैं? तो स्टार्च के रूप में। स्टार्च को हम क्या, मंड जैसे शब्द का उपयोग भी स्टार्च के लिए क्या किया जाता है? किया जाता है। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे हम सवाल देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पास कि मानव तथा अन्य जंतु हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट भोजन को किस रूप में संचित करते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अमरबेल और फीता कृमि किस प्रकार के पोषण के उदाहरण है? तो परजीवी पोषण है। कवक और मशरूम अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यह कौन सा पोषण होता है? तो यह मृतजीवी पोषण होता है। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? तो कूटपाद की सहायता से। अमीबा में भोजन का पचन कहां होता है? तो खाद्य रिक्तिका में होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अंतर्ग्रहण कहां से होता है? याद रखना, मुख से होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? तो लार इमाइलेज होता है। मुख्य रूप से भोजन को अमाशय तक ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं ग्रसनी। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या होती है? ग्रसनी। भोजन नली की दीवारों में होने वाली सिकुड़न और फैलाव की गति को क्या कहते हैं? इससे भोजन आगे बढ़ता है। क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। अमाशय के जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल? HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाले किस एंजाइम को सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है? तो पेप्सिन होता है। अमाशय की आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलने में क्या बचाता है? तो श्लेष्मा। मानव पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? तो क्षुद्रांश, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। यकृत से निकलने वाली पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वसा या इमाइलेज छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। ठीक है, छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दीर्घ रोम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? दीर्घ रोम शब्द का यूज हम उनके लिए करते हैं। ठीक है, आगे जाइए। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लूकोज में भोजन के कोशिका में भोजन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे हम श्वसन कहते हैं। कोशिका द्रव में ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन अणु के टूटने से बनने वाला 3 कार्बन अणु क्या कहलाता है? पाइरूवेट कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? वायवीय श्वसन।
और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। ईस्ट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट किसमें बदल जाता है? तो ये एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, आइए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि अत्यधिक व्यायाम या तेज दौड़ने के समय मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से पाइरूवेट किस अम्ल में बदल जाता है जिससे क्रैम्प या दर्द पैदा होता है पैरों में? तो किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, वायवीय श्वसन O2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन किस भाग या अंगक के अंदर पूरा होता है? तो सूत्र कणिका, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के पूर्ण विखंडन के बाद क्या उत्पाद बनते हैं? तो CO2 जल और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा। कोशिकीय श्वसन द्वारा निकली ऊर्जा तुरंत किस अणु के संश्लेषण में उपयोग हो जाती है जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? तो ATP होता है। ठीक है, जलीय जीव जैसे मछली स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से सांस क्यों लेती है? कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए सांस। आप समझो ना, अभी हम जिस कमरे में हैं हम सांस आराम से ले पाते हैं। ठीक है, वहीं अगर किसी हम ऐसे कमरे में पहुंच जाएं, ऐसी ऊंचाई वाली जगह में पहुंच जाएं जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, हमारी सांस लेने की दर क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हम सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। एग्जाम्पल, आपको सर्दी होती है, जब सर्दी होती है तो आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो, आप सर्दी में सांस जल्दी लेते हो। ऐसे करें, कारण क्योंकि सर्दी है, आप उतनी तरह से तो अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाते हो, इसलिए आपको सांस क्या करना पड़ता है? जल्दी। सेम वैसे यहाँ पे भी होता है। ठीक है, आगे आइए, मछली के साथ भी होता है। ठीक है, पानी में रहती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो जिंदा रहने के लिए हमको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा चाहिए। ठीक है, मछलियां श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करती हैं? तो क्लोम या फिर गलफड़े, जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु नाक से प्रवेश करने के बाद कहां पहुंचती है? तो ग्रसनी और कंठ पे पहुंचती है। मनुष्य की श्वास नली में कार्टिलेज के वलय क्यों पाए जाते हैं? तो क्या वायु मार्ग को सिकुड़ने या कुचकने से रोकने के लिए। फेफड़ों के अंदर वह गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है? जहां गैसों का वास्तविक विनिमय होता है, क्या कहलाती है? कुपिका कहते हैं, जिसे वायु कोशिका भी हम कहते हैं। मनुष्य के शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है जो ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरे शरीर की कोशिका तक ले जाता है? तो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है भाई, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसमें कौन सा धातु मौजूद होता है? तो लोहा होता है, आयरन। श्वसन के दौरान फेफड़े के नीचे स्थित कौन सा पेशी अंग ऊपर और नीचे गति करके सांस लेने में मदद करता है? तो डायफ्राम होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा। रात्रि के समय जब पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तब वे मुख्य रूप से कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के समय पौधे श्वसन में निकली CO2 का उपयोग कहां करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। और आगे क्वेश्चन है कि कीटों जैसे टिड्डा, काकरोच में श्वसन के लिए कौन सा तंत्र पाया जाता है? तो श्वास प्रणाल तंत्र। केचुआ अपने वातावरण से गैसों का आदान प्रदान किस अंग के माध्यम से करता है? अपनी नमी त्वचा द्वारा करता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कितनी ऊर्जा निकलती है? बहुत अधिक, लगभग 38 ATP बनाम 2 ATP। ATP के टूटने से कोशिका को लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 30.5 किलो कैलोरी मोल। ठीक है, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से रक्त के किस भाग में घुलकर होता है? तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में क्या होता है ये। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे लेवल के हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मानव शरीर में तरल संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है? जो पदार्थों का परिवहन करता है। कौन सा? रक्त होता है। रक्त का कौन सा तरल भाग भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट का विलीन रूप में वहन करता है? तो कौन? प्लाज्मा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं जिससे चोट लगने पर रक्त बहना रुक जाता है? तो प्लेटलेट्स होता है। मानव हृदय में कुल कितने कोशिकाएं चैम्बर पाए जाते हैं? तो कितने? 4 पाए जाते हैं। देखो, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये सारा का सारा भरा हुआ है, देख सकते हो। मछलियों के हृदय में कुल कितने
कच्छप पाए जाते हैं। कितने प्रकोष्ठ भैया, कितने चैम्बर? 2 होते हैं। मनुष्य में 4, मछलियों में 2। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए मामा जी को भी देखते हैं। मामा जी के कितने होते हैं भाई? इधर आते हैं। उभयचरों जैसे मेढक और अधिकांश सरीसृपों में हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। राना ट्रिग्निका कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के किस कोशिका में आता है? तो बायां अलिंद में आता है। हृदय के किस कोशिका की दीवारें सबसे मोटी और पेशी होती हैं? क्योंकि इसे पूरे शरीर में रक्त पंपन करना होता है, तो बायां निलय में आते हैं। कहा? बायां निलय। रक्त में, हृदय में रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? तो वाल्व पाया जाता है। वे रक्त को वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, क्या कहलाती हैं? उन्हें हम धमनियां कहते हैं। धमनियां कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि वह एकमात्र धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी कहते हैं। वे रक्त वाहिकाएं जो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके वापस हृदय में लाती हैं, क्या कहलाती हैं? सिराएं कहलाती हैं। वह एकमात्र सिरा कौन सा है जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है? फुफ्फुस सिरा कहलाता है। और धमनियों की दीवारें सिराओं की तुलना में कैसी होती हैं? मोटी और लचीली होती हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य का प्रकुंचन और अनुविलन रक्तदाब कितना होता है? आपको याद रखना, ब्लड प्रेशर बॉडी का जब भी चेक करते हैं अपने मम्मी पापा का, कितना होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए, वो 120 से 80 के बीच होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना। इससे ज्यादा यदि है तो डॉक्टर का संपर्क कीजिए, डॉक्टर से, और दवा लीजिए। ठीक है, ये होता है ब्लड प्रेशर की इकाई होती है। ठीक है, आगे आते हैं रक्तचाप। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हम इस स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ये आपके पास बना है। उच्च रक्तचाप की स्थिति को चिकित्सीय भाषा में क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहते हैं। प्लाज्मा की तरह ही एक अन्य तरल को छानकर अंतरकोशीय अवकाश में आ जाता है और जिसमें कम प्रोटीन होता है वो क्या कहलाता है? आप ये देखो, उसका लसिका कहते हैं या लिम्फ कहते हैं। लसिका का मुख्य कार्य क्या होता है? पचे हुए तथा क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन करना तथा संक्रमण फैलाना। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा भाई। ठीक है, दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा लगता। ठीक है, पौधों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिजों का परिवहन करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। ठीक है, पौधों की पत्तियों से बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन के इस परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब फ्लोएम द्वारा भोजन के इस परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब पहुंचाता है वो, उसको हम स्थानांतरण कहते हैं। पौधों के दवाई भाग, मतलब पौधों के दवाई भाग, मतलब पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में जुड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। और जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों के ऊपर की ओर खिंचाव कौन सा मुख्य बल कार्य करता है? तो वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या चूष्ण बल हम उसको कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण करने के लिए किस रूप में ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है? किस रूप में? यह ऊर्जा का उपयोग करने वाली एक सक्रिय प्रक्रिया होती है बाबू। ठीक है, चलिए ये हमारे पूरे होते हैं कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। बस मैच कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम मैच और करेंगे, इसके बाद आपको पर डे वीडियो मिलती रहेगी यार, कवर कर लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? तो वक्र होता है। गुर्दा, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। वक्र का आकार, मानव शरीर में कितने वक्र पाए जाते हैं? आप देख पा रहे हो, वक्र किडनी कितने होते हैं? एक जोड़ा। देखो, कभी किसी ने किडनी नहीं देखा तो देख लो भाई, किडनी भी देख लो, कितनी सुंदर किडनी दिख रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। एक जोड़ा मतलब 2 पाए जाते हैं। ठीक है, वक्र का आकार निम्नलिखित में से किसके बीज होता है? अच्छा, ये सेमी के बीज जैसा, हाँ सेमी के बीज जैसा दिख रहा है ना, बना पाओगे आप। वक्र का आकार निम्नलिखित में से किसके बीज जैसा होता है? रे भाई लिखा हुआ है सेम के बीज के जैसा। ये देखो, सेमी एक सब्जी होती है। ठीक है, वक्र से निकलने वाली उस नली को क्या कहते हैं जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है? ये देखो सुंदर सा नक्शा, ये हम कभी बनाया करते थे भाई, जब हम पढ़ते थे ना, हमने बहुत बनाया इसको। क्या कहते हैं? उसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखते हैं कि मूत्र अस्थायी रूप से शरीर में कहां संचित होता है? तो कहां संचित होता है? ये मूत्राशय में होता है। वक्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? उसे नेफ्रॉन, सॉरी बबुआ, सॉरी
सॉरी उसको कहते हैं क्या, नेफ्रॉन कहते हैं। बी नंबर आंसर। नेफ्रॉन के कप जैसी संरचना वाली अग्रभाग को क्या कहते हैं, उसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट के अंदर स्थित एक कोशिका के जाल गुच्छे को क्या कहते हैं, जहां रक्त छानने का कार्य शुरू किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है। वक्र में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त मुख्य अवशिष्ट पदार्थ कौन सा, जिसे किडनी छानकर अलग करती है, तो कौन सा, यूरिया फिर यूरिक अम्ल कहते हैं उसको हम। ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रॉन की नलिका में प्रारंभिक निस्पंदन में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल का दोबारा अवशोषण क्या कहलाता है, तो चयनात्मक पुनरावशोषण। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। जब किसी व्यक्ति के दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनियां, तो कृत्रिम रूप से रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपोहन या फिर हम डायलिसिस कहते हैं। कृत्रिम वक्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विसरण और परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मूत्र बनने की मात्रा का नियंत्रण शरीर में किसके द्वारा होता है, जल की उपलब्ध मात्रा और विलेय अपशिष्ट की मात्रा पर। मनुष्य के अलावा फेफड़े हमारे शरीर में से किस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं, तो किसको, CO2 और जल वाष्प को। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियां, मतलब श्वेत जो ग्लैंड्स होती हैं, शरीर से बाहर क्या बाहर निकालती हैं, तो क्या, पसीना, जल और कुछ अतिरिक्त लवण बाहर निकालती हैं। पौधों में गैसीय अपशिष्ट का निष्कासन मुख्य रूप से कहां होता है, तो पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है गैसीय अपशिष्ट का निष्पादन। पौधों में जल की अतिरिक्त मात्रा का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन। पुराने जाइलम में पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप से संचित करते हैं, तो रेजिन तथा गोंद के रूप में क्या करते हैं, वो संचित करते हैं। ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। कुछ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास कहां निष्कासित करते हैं, तो मृदा, मिट्टी में। पौधों की पत्तियां जब पुरानी होकर गिरती हैं तो अपने साथ क्या अलग करती हैं, कोशिकी रक्तियों में जमा अपशिष्ट पदार्थ। मूत्रवार का मुख्य कार्य क्या होता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। डायलिसिस के दौरान कौन सा मुख्य पदार्थ डायलिसिस द्रव्य में नहीं चल पाता, क्योंकि यह शरीर के लिए जरूरी होता है, तो कौन सा, रक्त कोशिकाएं और बड़े प्रोटीन अणु। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं, तो कोशिका की सतह से जल में विसरण करके निकालते हैं। ठीक है। अभी इस चैप्टर के ये चैप्टर खत्म होता है, आगे शुरू होता है पदार्थ की संरचना। इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगती है लाइक करना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।